एक था बादशाह। बादशाह तो असल में अल्लाह है, मगर यह इस झूठी दुनिया का बादशाह था। यह उस पुराने ज़माने की बात है जब इंसान और जानवर एक ही ज़ुबान बोलते थे। दोनों एक दूसरे की बात समझते और आपस में बातचीत कर सकते थे। उस ज़माने में सिंधु नदी के किनारे एक बादशाह की हुकूमत थी। एक रोज़ बादशाह अपने बाग में सैर कर रहा था। अचानक उसने देखा कि दो कौएं आपस में बातें कर रहे हैं। एक काला कौआ था और दूसरा बिल्कुल सफ़ेद। बादशाह हैरान होकर चुपके से उनकी बातचीत सुनने लगा। सफ़ेद कौए ने पूछा, क्यों भाई, तुम लोग यहाँ क्या खाते हो? काले कौए ने जवाब दिया, भाई हम तो कीड़े मकोड़े और चींटियाँ वगैरह खाते हैं, और तुम लोग क्या खाते हो? यह सुनकर सफ़ेद कौआ मुस्कुराया और बोला, हमारी खुराक तो और ही है, हम हीरे और मोती चुगते हैं। हमारे मुल्क में खजाने के दरख्त लगे हैं जो समुंदर के उस पार है। यह सुनकर बादशाह के दिल में तजस्सुस, जिज्ञासा की आग लग गई। उसने सोचा कि ज़रूर उस दरख्त को तलाश करना चाहिए जहां खजाना ज़मीन पर उगता है, और यहीं से उसकी नई मुहिम की शुरुआत हुई। फिर दोनों कौए उड़ गए, लेकिन बादशाह वह समुंदर पार से हीरे मोती के पेड़ मंगवाने की तरकीब सोच रहा था। उसने फ़ौरन अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, जो कोई समुंदर पार से मुझे हीरे मोती का एक पेड़ लाकर देगा, उसे मैं दौलत से माला माल कर दूंगा, बल्कि अपना वज़ीर भी बना दूंगा। लेकिन किसी में भी इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत न हुई। बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया और अपने मुल्क में ऐलान करा दिया कि जो कोई इस काम को पूरा करेगा, बादशाह सलामत उसे अपना वज़ीर बनाएंगे और इनाम से नवाजा जाएगा। उस बादशाह के मुल्क में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी दो बीवियां थीं। पहली बीवी से एक लंगड़ा बच्चा पैदा हुआ, इस वजह से घर में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। दूसरी बीवी से उसके 6 बेटे हुए, और सब बेटे तंदुरुस्त और तवाना ताकतवर थे, इसलिए उस औरत की घर में बहुत इज्जत होती थी। जब उन 6 बेटों ने बादशाह का ऐलान सुना तो सब बादशाह के दरबार में पहुँचे और बोले, हम समुंदर पार से हीरे मोती का पेड़ ढूंढने जाएंगे। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया, सरकारी खजाने से इन लोगों को दौलत दी जाए और साथ ही सफ़र के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली तमाम ज़रूरी चीज़ें भी मुहैया करा दी जाएं। वे सब एक नाव में यात्रा के लिए अपनी ज़रूरी चीज़ें और सामान रख कर निकल पड़े। उसी समय जब लंगड़े लड़के को पता चला कि उसके भाई हीरे मोती के पेड़ की तलाश में गए हैं, तो वह भी अपनी माँ के पास पहुँचा और जाने की अनुमति मांगी। उस लड़के का नाम अहमद था। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा अहमद, तुम तो लंगड़े हो, तुमसे यह काम नहीं होगा। लेकिन अहमद बोला, मैं कहता था, मैं ज़रूर जाऊँगा। उसके पिता ने भी उसे डांट फटकार कर रोकना चाहा, मगर वह किसी तरह भी मानने को तैयार न हुआ। आखिर जैसे तैसे करके अहमद भी राजा के पास पहुंचा और हीरे मोती का पेड़ खोजने की इजाज़त मांगी। राजा ने उसे भी राजकोष से ज़रूरत की चीज़ें लेने की अनुमति दे दी। अहमद ने थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें लीं और फिर वह शाही अस्तबल में जा पहुंचा। वहां उत्तम नस्ल के बहुत अच्छे और ताकतवर घोड़े थे, लेकिन उसने उनकी तरफ नज़र तक नहीं उठाई। उसने एक ऐसा कमज़ोर घोड़ा चुना जिस पर कोई ध्यान तक नहीं देता था। वह घोड़ा अपने चुनाव पर बेहद खुश हुआ और बोला, तुमने मुझे चुनकर अच्छा किया, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। लेकिन मेरे पाँव के खुर में एक सोने की कील फंसी हुई है, अगर तुम उसे निकलवा दो तो बेहतर होगा। अहमद फ़ौरन एक लोहार के पास गया और उससे बोला, मेरे घोड़े के पैर से यह कील निकाल दो। लोहार ने अहमद की मदद की और घोड़े के पैर से कील निकाल दी। घोड़े ने चैन की सांस ली। उसने अहमद को अपनी पीठ पर बैठाया और देखते ही देखते हवा में उड़ने लगा। कुछ देर बाद वह उसे दूसरी सल्तनत में, महमूद बादशाह की सल्तनत में ले आया। महमूद की एक राजकुमारी थी। उसके लिए बादशाह को बहुत समय से एक योग्य वर की तलाश थी। अगले ही दिन राजकुमारी का विवाह अहमद से कर दिया गया। वे लोग वहां से चले और चौथे दिन लाल मलूक बादशाह के राज्य में पहुंचे। लाल मलूक बादशाह ने भी अपनी राजकुमारी का विवाह अहमद से कर दिया, क्योंकि वह उसे बहुत भाग्यशाली मानता था। बादशाह ने उसे दहेज में एक तोता भी दिया। आखिरकार अहमद अपनी दोनों पत्नियों के साथ घोड़े पर सवार होकर समुंदर पार जा पहुंचा। राजकुमारी ने जैसे ही अहमद को देखा, मन ही मन कहने लगी,
शादी तो मैं इसी से करूँगी। उसने सोचा मेरे लिए तो तकदीर का सिकंदर आ गया है, इसलिए उसने अहमद से विवाह करने का निश्चय कर लिया। फिर वह अपने पिता बादशाह के पास गई और अपने इरादे से उन्हें अवगत कराया। बादशाह भी राजकुमारी को मना न कर सके। शहजोर बादशाह की सल्तनत में वह दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने जब अहमद को देखा तो उससे बहुत प्रभावित हुआ और अपनी राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। साथ ही समुद्र पार से लाया हुआ हीरे मोती का पेड़ भी दहेज में दे दिया। अब यहाँ से अहमद की यात्रा समाप्त हो गई, क्योंकि उसे बादशाह के लिए जिस हीरे मोती के पेड़ की तलाश थी वह मिल गया था। उसने सारा सामान एक बड़ी नाव में रखवाया और अपनी तीनों पत्नियों को साथ लेकर नाव पर रवाना हो गया। उधर अहमद के दूसरे 6 भाई अपने उद्देश्य में इधर उधर भटक रहे थे। रास्ते में उन्हें अहमद की नाव मिली। यह देखकर वे बहुत हैरान हुए कि यह लंगड़ा इतनी सुंदर लड़कियों को कहाँ से साथ लाया है। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उसे हीरे मोती का पेड़ मिल गया है, इसलिए वह इतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है। वे लोग उसके पास आए और बड़ी मीठी आवाज़ में बोले, अरे यह तो अपना अहमद ही मालूम होता है। कहो भाई अहमद, कैसे हो? हम लोग भी घर लौट रहे थे, तुम कहो तो साथ साथ चलें। अहमद उनकी मीठी बातों में आ गया। उसने उन्हें नाव में बैठा लिया, पर उनकी नीयत तो ख़राब थी। उन्होंने एक दिन मौका पाकर समुद्र में फेंक दिया। अहमद की सारी पत्नियां रोईं, चिल्लाईं, मगर उन्होंने उनकी एक न सुनी। आखिर में राजकुमारी ने कहा, अच्छा तुम लोगों ने इन्हें मार ही डाला है, लेकिन इनकी लाश मुझे लेने दो। घर पहुंचकर हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। यह कहकर उसने अहमद की लाश पानी से निकलवाकर नाव में रख ली और सब घर की ओर रवाना हो गईं। घर पहुंचकर वे 6 भाई बादशाह के दरबार में पहुंचे और उससे कहा, हम 7 समुंदर पार से हीरे मोती का पेड़ ले आए हैं। बादशाह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पेड़ दिखाने को कहा, लेकिन वह पेड़ शहजोर बादशाह ने दोस्ती के लिए एक बड़े डब्बे में बंद करके दिया था। सब भाई उस डब्बे को खोलने लगे, मगर डब्बा न खुला। इतने में शहजोर बादशाह की राजकुमारी सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने बादशाह सलामत को सब कुछ बता दिया। वह अपने मृत पति की लाश दरबार में ले आई और बादशाह के सामने ही उसे जीवित कर दिया। अहमद जिंदा होकर उस डब्बे को खोल दिया। बादशाह उस हीरे मोती के पेड़ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने वादे के अनुसार अहमद को इनाम इकराम से नवाजा और उसे अपना वज़ीर भी बना लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अहमद वज़ीर बन गया और अपने दिन सुख चैन से गुजारने लगा। कुछ बरस तो बड़े मज़े से बीते, मगर एक बार फिर अहमद पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उस बादशाह का एक ज्योतिषी था। वह परम दर्जे का धूर्त और मक्कार था। उसे यह देखकर जलन होती थी कि यह लंगड़ा वज़ीर कैसे बन गया। वह उसे नीचा दिखाने की योजनाएं सोचने लगा। एक दिन वह बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और मौका देखकर बोला, बादशाह सलामत, इसमें कोई शक नहीं कि आपका वज़ीर अहमद बहुत होशियार और काबिल है, मगर हीरे मोती का पेड़ लाना कोई कारनामा तो नहीं। यह तो कोई भी ला सकता था। यह उसने कौन सा बड़ा तीर मारा है? इससे बढ़कर कोई काम करके दिखाए तो हम भी माने। वह कौन सा काम है, ज़रा हम भी तो सुने। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा। ज्योतिषी ने उत्तर दिया, बादशाह, काम तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे अहमद शायद उसे पूरा कर सकें। अरे बताओ तो सही, बादशाह ने बेसब्री से पूछा। पहले खेत में 2 गाड़ी अनाज बिखरवा दीजिए, फिर उससे कहिए कि अनाज का एक एक दाना चुनकर दोनों गाड़ियों में भर दे, वह भी रात भर में। ज्योतिषी ने कहा, अरे यह भी कोई काम है? कोई बड़ी सी जिम्मेदारी सौंपी होती। हमारा वज़ीर बड़ा होशियार है, यह तो वह काम चुटकियों में कर देगा। बादशाह बोला। उसने फ़ौरन एक खेत में 2 गाड़ी अनाज बिखरवा दिया और वज़ीर को अपने दरबार में बुलाकर हुक्म दिया, यह अनाज का एक एक दाना चुनकर दोनों गाड़ियों में भर दो, वरना वजारत से हाथ धोने पड़ेंगे और दौलत माल जायदाद सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। वज़ीर बहुत घबरा गया। उसने सोचा, अब मेरी खैर नहीं। उसे उदास देखकर शहजोर बादशाह की राजकुमारी ने पूछा। तब उसने परेशानी के आलम में सारी स्थिति बयान कर दी। राजकुमारी बोली, बस इतनी सी बात है जिसके लिए आप इतने उदास हो गए। आप आराम से बैठे रहिए, मैं सारा काम कर दूंगी।
राजकुमारी ने अपनी जादुई चिड़ियों को आदेश दिया। वे फौरन आ गईं और अपनी सारी चिड़ियों को बुला लिया। सब चिड़ियों का झुंड आया और सब ने मिलकर रात भर में अनाज का एक एक दाना चुनकर दोनों गाड़ियां भर दीं। सुबह जब बादशाह ने देखा तो उसकी हैरानी की कोई इंतहा न रही। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसका वज़ीर कितना काबिल और होशियार आदमी है और बहादुर भी। मगर ज्योतिषी को चैन कहाँ, वह तो अहमद को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था। उसने कोई और तरकीब सोचनी शुरू कर दी। उसने एक दिन फिर बादशाह के कान भर दिए और कहा, ऐसे वज़ीर तो बस नाम के होशियार होते हैं। असली होशियारी तो तब है जब आपका वज़ीर रात भर में 2 बड़े तालाब खोदकर तैयार कर दे। अरे भाई, जो हीरे मोती का पेड़ ला दे, रात भर में अनाज का एक एक दाना चुनकर 2 गाड़ियां भर दे, उसके लिए यह काम तो बच्चों का खेल है। बादशाह ने कहा, देख लेना, हमारा अहमद वज़ीर कोई ऐसा वैसा नहीं है, तुम्हारी तसल्ली के लिए यह काम भी करके दिखा देगा। उसने अहमद को बुलाया और हुक्म दिया, वज़ीर, हमारे शहर में पानी की बड़ी किल्लत है। इस साल बारिश नहीं हुई। पानी के 2 बड़े तालाब तैयार हो जाने चाहिए ताकि हमारी राया को सुविधा हो और सबको पानी मिल सके। यह काम तुम्हें करना ही होगा। अगर रात भर में यह काम पूरा न हुआ तो कल तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अहमद परेशान होकर उठा और उसी चिंता के आलम में घर आ गया। उसने सारा हाल अपनी पत्नियों को सुनाया। यह सुनकर नागराज की राजकुमारी बोली, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? मेरे पिताजी ने जो 2 सांप दहेज में दिए थे वे कब काम आएंगे? आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं सब काम करवा दूंगी। नागराज की बेटी ने फौरन अपने सांपों को बुलाया और उन्हें तालाब तैयार करने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वे गए और कई हजार सांप और बुला लाए। सब ने मिलकर रात भर में राजा के महल के सामने पानी से लबालब भरे वे बड़े बड़े तालाब तैयार कर दिए। अगले रोज़ जब बादशाह सोकर उठा तो दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। उसने अपनी आंखों से पानी से भरे 2 तालाब महल के सामने देख लिए। तभी उसने अहमद को बुलाकर शाबाश दी। अब अहमद फिर से सुकून से रहने लगा। बादशाह की निगाहों में वज़ीर का वक़ार और बढ़ गया। लेकिन उस शैतानी फितरत वाले ज्योतिषी को चैन कहाँ। वह अहमद की इस तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो गया। अब वह ऐसी चालें चलना चाहता था कि अहमद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसने फिर सोच विचार शुरू किया। चंद दिनों में उसने एक और तदबीर सोची। वह दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और बोला, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? कहो कहो, भला हम भी तो सुने, क्या बात है? बादशाह सलामत, आपका वज़ीर अहमद तो बड़ा होशियार और चालाक है। वह बला का बहादुर भी है, यह बात तो सारी दुनिया जानती है। वही सूरमा था जो हीरे मोती का पेड़ ले आया। उसने अपनी चालाकी से अनाज का एक एक दाना चुनकर 2 गाड़ियों को भर दिया और इस मेहनती आदमी ने एक नहीं 2 तालाब रातों रात खुदवा दिए और उनमें पानी भी भरवा दिया। लेकिन मुझे यकीन तब आएगा उसकी बहादुरी का जब वह शाही खानदान की अंगूठी ले आए। वह स्वर्ग में है जहां आपके पिताजी ने वह रखी थी। वह लाकर दे, तभी मैं उसे इस ओहदे के लायक समझूंगा। अगर वह यह काम भी कर दिखाए। राजा का अपना दिमाग तो था नहीं। उसने सोचा अहमद के हाथों यह भी इम्तिहान ले लिया जाए। उसने फ़ौरन अहमद को बुलाया और कहा, वज़ीर जी, हमें स्वर्ग से अपने पिताजी की कोई खैर खबर नहीं आई। तुम वहाँ जाकर ज़रा उनसे मिल आओ। पूछना उन्हें किसी बात की तकलीफ़ तो नहीं। लौटते समय उनकी अंगूठी का निशान लेते आना ताकि कोई उनकी निशानी तो हमारे पास रहे। बादशाह ने यह ऐसे कहा जैसे स्वर्ग कोई जुड़वांव शहर हो जहाँ से लोग चंद दिनों बाद लौट आते हैं। वज़ीर तो इस बार बिल्कुल मायूस हो गया। उसने समझ लिया कि अब उसके आखिरी दिन आ गए। घबराकर उसने अपनी पत्नियों से बात की और हमेशा के लिए दुआ मांगी। मगर नागराज की बेटी बोली, आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पिता ने मुझे कह रखा था कि आप सांपों से डसवा कर स्वर्ग चले जाएं, मैं आपको फिर जिंदा कर दूंगी। उधर ज्योतिषी यह जानना चाहता था कि देखे यह स्वर्ग कैसे जाता है या इधर कहकर कहीं से झूठा निशान ले आता है। वह चुपचाप वज़ीर के घर जाकर वह छिप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि सांपों के काटने से अहमद मर गया है।
यह देखकर ज्योतिषी को बहुत खुशी हुई। अहमद की बीवियों ने उसकी लाश को एक चटाई पर रख दिया। 1 घंटे बाद उसकी एक पत्नी जो नागराज की बेटी थी उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही थोड़ी देर में वजीर जिंदा हो उठा। ज्योतिषी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने उसे भूत प्रेत समझा और चुपचाप वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद वजीर बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को उसके पिता का अंगूठे का निशान दिखाते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपके पिता यानी बड़े बादशाह स्वर्ग में पूरे आराम से हैं, लेकिन एक बात से उन्हें बड़ी तकलीफ है। स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, सब नाई तुर्किस्तान चले गए हैं। इस वजह से उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि अपना नाई फौरन भेज दो। बादशाह को स्वर्ग से अपने पिता की खैर खबर पाकर बहुत खुशी हुई। इस सेवा के बदले उसने वजीर को ढेर सारा इनाम दिया और रहने के लिए एक शानदार महल भी दे दिया। आखिर बादशाह अपने पिता का फरमाबरदार बेटा था। पिता को स्वर्ग में कोई तकलीफ हो यह वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने सोचा विचारा भी नहीं और तुरंत ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, तुम जाकर बड़े बादशाह सलामत की हजामत बना आओ। ज्योतिषी बादशाह सलामत के हुक्म की अवहेलना कैसे कर सकता था। वह तो वजीर के घर का तमाशा देख ही आया था। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वजीर की तरह वह भी नागराज की बेटी से सांपों से डसवा ले तो मर जाने के बाद उसकी बीवी उसके सिर पर हाथ फेर देगी और वह फिर से जिंदा हो जाएगा। नाई स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, दुआ करना, मैं खुद को सांप से डसवा कर स्वर्ग जाऊंगा, वहां बड़े महाराज की हजामत बनाकर और बादशाह सलामत से इनाम लेकर 1-2 घंटे में लौट आऊंगा। फिर तुम मेरे सिर पर हाथ फेरना, मैं तुरंत जी उठूंगा। उसके बाद बादशाह हमें महल इनाम में देंगे, रहने को महल मिलेगा और हम माला माल हो जाएंगे। ज्योतिषी ने मानो एक विज्ञान के नाम पर सब कुछ कह डाला। उसके बाद ज्योतिषी ने खुद को एक सांप से डसवा लिया। थोड़ी ही देर में उसकी जान निकल गई। उसकी पत्नी उसके सिर पर हाथ फेरती रही, लेकिन सब व्यर्थ। जब दूसरे दिन भी ज्योतिषी नहीं उठा तो लोगों ने उसकी लाश को दफना दिया। बादशाह ने सोचा कि चूंकि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है इसलिए महाराज ने उसे वहीं रोक लिया होगा। इसलिए अगले दिन दूसरे शाही हजाम का इंतज़ाम कर लिया गया। इस तरह वजीर को इस कुटिल स्वभाव वाले ज्योतिषी से छुटकारा मिल गया। अब बादशाह के कान भरने वाला कोई न रहा और बादशाह भी वजीर से बहुत खुश हुआ। फिर वजीर ने अपनी माँओं और बूढ़े बाप को महल में बुला लिया और उनकी अच्छी तरह सेवा करने लगा। उसने राजा से अपने भाइयों की नेक चलने की सिफारिश की। जब राजा को यह यकीन हो गया कि उसका अपना वजीर अहमद अपने भाइयों के अच्छे आचरण की ज़मानत दे रहा है तो उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। सभी भाइयों ने तिनके मुंह में रखकर अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर सब मिलजुल कर सुख चैन से रहने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि धैर्य, सेवा और सच्चाई से ही असली जीत मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।